नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पर्यावरण अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है रीड 2025 के लिए, उसी सीरीज में आज हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है वस्त्र और आवास, जिसमें हम पढ़ेंगे 2011 से लेकर 2024 तक के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या की भी चर्चा करेंगे। हो सकता है उन व्याख्या से डबल से आपके लिए कुछ प्रश्न आ जाइए। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलते हैं आज की हमारी पहली स्लाइड, जो कि कहती है बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, इन तीनों को यदि मिला लिया जाए दोस्त तो सफलता निश्चित ही मिलती है। सफलता हासिल करने के लिए बड़ी सोच होनी चाहिए, उसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत भी लगती है और पक्का इरादा भी लगता है। इन तीनों चीजों को यदि जोड़ लिया जाए तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए, अगला है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि रीड 26 सितंबर 2021 में ही आया हुआ था। 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2014। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 2 अक्टूबर 2014 कि स्वच्छता जो एक मिशन है, ये किसका मिशन था, किसकी तर्ज पर इसको शुरुआत किया गया था। जैसे देखिए लोगों में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये जिसकी तर्ज पर इसको लागू किया गया था वो थे महात्मा गांधी। किसकी तर्ज पर? ये महात्मा गांधी की तर्ज पर इसको शुरू किया गया था। कब किया? 2 अक्टूबर 2014। क्योंकि पहली बार यदि अपन बात करें बीजेपी में कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो 2014 में ही बने थे, और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य था वो स्वच्छ भारत मिशन था। अब स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ आप लोगों को कुछ जानकारी जो कि पता होना चाहिए, क्या कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत आप लोगों को मैंने बता दी अभी कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। वहीं विश्व हाथ धुलाई दिवस जो मनाया जाता है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, पूछा जाता है ये। ठीक, वहीं विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो कितने तारीख को? 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो कि है पुरुष दिवस। यानी कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुरुष दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। वहीं महिला दिवस की यदि अपन बात करें तो महिला दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? जैसे यहाँ पर पुरुष दिवस की बात हो रही है, अगली है महिला दिवस। तो महिला दिवस मनाया जाता है भाई 8 मार्च को। महिला दिवस कितनी तारीख को? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है? तो ये भी रीट में आया था, 26 सितंबर 2021 की शिफ्ट में आया हुआ था। तो बर्फ से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, रेन बसेरा कहते हैं, हरितगृह कहते हैं, बसेरा कहते हैं। तो इसे कहते हैं इग्लू। हम आज की क्लास में उन टॉपिक को पढ़ रहे हैं दोस्त जो वस्त्र और आवास से रिलेटेड है। इसमें आवास से संबंधित वो सारी चीजें देखेंगे कि कौन से जानवर का कौन सा आवास होता है और उसे हम क्या कहते हैं। दूसरी बात, गर्मी में और सर्दी में कौन से वस्त्र पहनना जरूरी होता है और कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। ये क्या है, जो हमारा लेवल फर्स्ट है उसमें इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। विश्वास नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ये वो चीज डेट सहित इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो बर्फ से बनाया गया घर जो है वो क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? इग्लू, यानी कि उस घर का है जो बर्फ से बना होता है। इसमें बर्फ से इसलिए बनाते हैं ताकि हवा जो है वो अंदर नहीं जा सकती, ठीक, और अंदर का जो तापमान है वो बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए इसको बनाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर है, सबसे पहले इग्लू। टुंड्रा प्रदेश, सर टुंड्रा प्रदेश का मतलब क्या होता है? टुंड्रा प्रदेश का मतलब होता है बच्चों जो ठंडा क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। में एस्किमो जनजाति, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला बर्फ का घर जो होता है, मकान, इग्लू कहलाता है। इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, या कौन सी मछली? सील मछली। ठीक, सील मछली की खाल लगाई जाती है तथा इसकी चर्बी को जलाकर इससे रोशनी की जाती है। वहीं दूसरा एक मकान होता है, आवास होता है, जिसे बोलते हैं ट्यूपिक। तो ध्रुवीय भालू जो ध्रुवीय वाले क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, कि खाल से बने एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। वहीं कु भील जाति का आवास जो मिट्टी या पत्थर का होता है, या छत खपरेल या घास फूस की होती है। तीसरा होता है अर्श, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? भारत में। जैसे अपना भारत का मैप है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, तो इस पश्चिमी घाट में है नीलगिरी की पहाड़ियां। निवास करने वाले आदिम जनजाति का जो मकान होता है उसे अर्श कहते हैं। ऑल यानी कि कॉकेशस पर्वत कहाँ पर मिलता है? ये यूरोप की कबीलाई जातियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इग्लू, ट्यूपिक, कू, अर्श, ऑल, ये सभी आवास है अलग अलग जातियों के। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से आप लोगों को बताना है भैया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फिरन के आगे लिखा जम्मू कश्मीर,
पानो भाजू के आगे लिखा पश्चिम बंगाल, राहिदे के आगे लिखा हिमाचल प्रदेश और फुलकारी के आगे लिखा पंजाब। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भैया पानो भाजू। क्या उत्तर होगा इसका? पानो भाजू। पानो भाजू पश्चिम बंगाल का एक वस्त्र है, मतलब वस्त्र नहीं है, ठीक। बाकी फिरन जो है वो जम्मू कश्मीर में पहने जाने वाला वस्त्र है। राहिदा कहाँ के लोग पहनते हैं? ये हिमाचल प्रदेश। फुलकारी कहाँ के लोग पहनते हैं? पंजाब। पानो भाजी जो है, पानो भाजी पश्चिम बंगाल में नहीं पहना जाता है, ठीक। जैसे कुछ क्षेत्र हैं आपके सामने, उन क्षेत्रों में पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों के नाम हैं। कुछ वस्त्रों के नाम, जैसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के वस्त्र, उसका नाम क्या है? गोचा। क्या उस वस्त्र का नाम है? ये गोचा। लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र होता है। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं होजुक एक वस्त्र होता है, ये महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का कमीज है। अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र में मुकाक, ऐसा पूछा जा सकता है मुकाक क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का वस्त्र है जो पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। और अगला है मुशाइक्स, ये क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की जैकेट है। पंजाब के वस्त्र में टांबा और तहमत, ये टांबा और तहमत जो है धोती का पंजाबी रूप जिसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है, और शरारा व लांचा जो कि महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पहना जाने वाला वस्त्र तथा फुलकारी एक प्रकार का क्या है? जैसे अपन ने अभी बात की कि फुलकारी भी पंजाब में पहना जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? शॉल होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? तो राजस्थान में जो मकान होते हैं उन राजस्थान के मकान में किस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता? संगमरमर का नहीं किया जाता, कोटा स्टोन का नहीं किया जाता, घिया पत्थर का नहीं किया जाता, सैंड स्टोन का नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घिया पत्थर। घिया पत्थर यानी कि एक तरीके से इसे बोलते हैं क्या? सेल खड़ी, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो फोटो है ये सेल खड़ी का ही है। यहाँ पे घरों को बनाने के लिए ईंट का प्रयोग, संगमरमर का प्रयोग, कोटा स्टोन का प्रयोग, सैंड स्टोन का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग होता है। लेकिन घिया पत्थर एक सेलगड़ी, एक मिट्टी की तरह होता है जिसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपके सामने लिखा है कि राजस्थान के घरों के फर्श बनाने के लिए यहाँ पर किस किस का प्रयोग होता है भैया? तो यहाँ पर प्रयोग होता है संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। वहीं कोल्ड स्टोन व सैंडस्टोन पत्थरों का प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन घिया पत्थर या सेलखड़ी का प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये ठीक है। ले अगली चीज है एक और कि संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आप लोगों के सामने कायांतरित सेल है ये, ठीक। वहीं लेह और लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है तथा लकड़ी के फर्श होते हैं। हाउस बोट, जो भी बात है वो यहाँ पर है, मेन चीज आप लोगों के लिए हाउस बोट। सर हाउस बोट क्या है? तो लकड़ी के बने घर, लकड़ी के बने घर जो कहां पर तैरते रहते हैं? पानी में तैरते रहते हैं। कश्मीर तथा केरल में मिलते हैं तथा दक्षिण अफ्रीका जुलू जनजाति का निवास प्रारूपी मधुमक्खी प्रारूप होता है, ठीक। यानी कि जो जूलू जनजाति के लोगों का जो आवास होता है वो किस तरह से होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह से होता है। और कोयल स्वयं के लिए कभी भी घोंसले का निर्माण नहीं करती है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पानी में तैरता घर, इसी तरह से एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि पानी में तैरते हुए से बात आप लोगों को पता होगा, तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क भारत में, तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? किसी बच्चे को यदि पता हो तो बताइए, नहीं तो यहाँ पर है तैरता हुआ नेशनल पार्क, मतलब जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ याद रखिएगा ना, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ क्या है? एक नेशनल पार्क है। कहां पर है? जल्दी से कमेंट में बताइए सभी बच्चे कि ये कहां पर है। अगला है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था, तो उस समय उस संबंधित आप लोगों के सामने जानकारी है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते। दूसरा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। वहीं गर्म बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होगा बी वाला, कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बाकी इग्लू एस्किमो जनजाति के घर होते हैं जो बर्फ से निर्मित होते हैं, अभी जस्ट पहले आप लोगों को बता दिया है। अगला प्रश्न है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसे घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी, चालक नहीं है, चालाक पक्षी है ये ना, चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसले नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी
इन अंडों को भी सुलाता है। यह पक्षी कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की है, घुमा फिराकर बोला है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भैया वो होगा क्या? कोयल। कोयल एक ऐसा चालाक पक्षी होता है जो कि घोंसला नहीं बनाता, दूसरे यानी कि कोए के घोंसले में जाकर अंडा देता है ये। ठीक है, चलिए इसी में जैसे कि कुछ जानवरों के आवास की हम बात करें कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। जैसे वन्य आवास, पहले आपके सामने है। आवास दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थलीय आवास और एक जलीय आवास। तो यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं स्थलीय आवास की। जैसे वन में रहने वाले जो जानवर जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता, ये कहाँ पर रहते हैं? वन में रहने वाले जीव हैं। ठीक। घासी आवास, घासी आवास मतलब जो घास वाले क्षेत्र में रहते हैं उनका जो मुख्य आवास होता है वो घास होता है। घास मतलब कि एक तरीके से जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान। अब घास के मैदान के नाम यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं कि कौन कौन से घास के मैदान, जैसे कि सवाना, प्रेरी, डाउन्स, स्टेपी, मिडोज, लानोस, पंपाज, वहीं ग्रान, चाको आदि प्रकार के घास के मैदान में मुख्यतः, यानी कि ये सारे के सारे क्या है? घास के मैदान हैं। ठीक है, इनमें यदि देखा जाए तो इन घास के मैदानों में जो जानवर पाए जाते हैं जैसे जेबरा हो गया, जिराफ, गजेला, राइनोसोर मतलब गेंडा, हिरण आदि प्रजाति के जीव अपना आवास बनाते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो जीव होते हैं ये घास में ही अपना आवास बनाते हैं। अगला है मरुस्थल में रहने वाले जानवर। यहां पर यदि आप देखेंगे ऊंट, सांप, नेवला, कंगारू, चूहे, ये जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले जानवर होते हैं। अगला है पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले जैसे याक, भालू, बकरियां, उड़ने वाली लोमड़ी, ये इस प्रकार के जो जीव है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। और ध्रुवी, ध्रुवी का मतलब होता है जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एक तो ये वाला छोर उत्तर वाला और एक ये नीचे दक्षिण वाला छोर, इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये उत्तर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये दक्षिण। यहाँ पर हमेशा क्या होती है? बर्फ रहती है इन ध्रुवी इलाकों में। तो यहाँ पर जैसे ध्रुवी में भालू, रेंडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगूज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड ईगल, ब्लू गावेल, डलशीप, एरमिन, वालरिन, वोल्वरिन आदि, ये सारे के सारे वो जीव जो केवल ध्रुवी क्षेत्र में रह सकते हैं, इसके अलावा दूसरे स्थान पर नहीं रह सकते दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति कहां पर पाई जाती है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो जल्दी से बताइए कि चांगपा जनजाति जो है वो कहां पर पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कहां पर? लद्दाख में। चांगबा जनजाति कहां पर पाई जाती है? लद्दाख। लद्दाख के बारे में आपको पता होगा कि लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है? लेह है। और यदि लद्दाख की बात करें अब वर्तमान में लद्दाख एक क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। वहीं मणिपुर की राजधानी की यदि अपन बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक। इसी में पूर्वोत्तर भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण झील, जो कि आप लोगों को पता होगा कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो झील है उस झील का नाम है लोकटक झील, जो कि कहां पर है? ये मणिपुर में ही है। आगे असम। असम की राजधानी सभी को पता है कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। और यहीं पे एक खास विशेषता आप लोगों को पता होगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? काजीरंगा, ये असम में ही है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर लद्दाख है। यहां पर जैसे कि अभी मैंने स्थलीय आवास बताया था, तो यहां पर मैंने आपके लिए एक स्लाइड में और बता दिया यहाँ पे कि जलीय आवास में भी कोई अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं जो पाए जाते हैं। जैसे ताजा जलीय आवास। ताजा जलीय आवास का मतलब जैसे झील का जो जल होता है वो, झरने का, नदी का, तालाब का, ये जो जल है ये ताजा जल कहलाता है। जैसे नदियां, झील, तालाब, झरने आदि जिनमें मछलियां, केकड़े, मगरमच्छ, टेडपोल, मेंढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जंतु रहते हैं। ये जंतु जिस आवास में रहते हैं वो ताजा जलीय आवास। समुद्र में रहने वाले जानवरों का जो आवास है उसे समुद्री आवास कहते हैं। इसमें कौन कौन रहते हैं? तो इसमें रहते हैं जैसे कि भैया मछली, व्हेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि है डॉगफिश, जिसे कुत्ता मछली भी कहते हैं, स्टारफिश, जेलीफिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप, ये सब कहां पर रहते हैं? ये समुद्र में। तटवर्ती आवास। तटवर्ती मतलब कि जैसे कोई तट वाला इलाका है वो, इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताजा जल का मिश्रण मिलता है। यहाँ मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति बहुलता से मिलती है। कौन सी प्रकार की वनस्पति? मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति ऐसी होती है कि उनमें जो वनस्पति उनमें कांटे पाए जाते हैं, उन पर यदि देखा जाए तो नग्न चलना मुश्किल होता है, और इनकी खाल जो होती है वो नमकीन होती है। कैसी होती है? इनकी छाल जो होती है वो नमकीन होती है। सर नमकीन क्यों? क्योंकि ये लवण वाले जल में पाई जाती है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, और खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। ये भी
राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि 9 सितंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो बंदर जहां पर रहता है वो स्थान क्या, घोंसला है, पेड़ है, गुफा है। वहीं गुफा है, बिल एवं पेड़ है। वहीं पेड़, गुफा, बिल है। बिल, पेड़, गुफा क्रम से बताना है। तो बंदर जहां पर रहता है भैया वो हो जाएगा पेड़, शेर जहां पर रहता है वो हो जाएगी गुफा, एवं चूहे जहां पर रहते हैं वो बिल। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब कौन सा जानवर कहां पर रहता है उसके लिए आप लोगों के सामने यहां पर ये स्लाइड दी गई है, एक बार जरा देख लेते हैं कि बिल में रहने वाले जानवर जैसे कि चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, दीमक जैसे कि उदी बोलते हैं, चींटी, गोयरा, ये सारे के सारे सब लोग, ये सब लोग नहीं, ये सारे जानवर कहां पर रहते हैं, ये बिल में। घोंसला में यदि देखा जाए तो बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर ये घोंसले में रहते हैं। मांद या गुफा, मांद या गुफा में शेर, भेड़िए, लोमड़ी, भालू। वहीं केनल जो होता है, केनल किसका आवास होता है, ये केनल होता है कुत्तों का आवास। ठीक, कुत्ते जहां पर होता है उसे केनल बोलते हैं। पेड़ की शाखाएं पर बंदर रहता है, चील, कौवा, टिड्डा। घर में छिपकली, चूहे व पालतू जंतु ये कहां पर रहते हैं, घर में रहते हैं। पिंजरा या बाड़ा, पिंजरा या बाड़ा मतलब जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये पिंजरा या फिर किस में रहते हैं, बाड़ा में। शुकरशाला, शुकरशाला जिसे कहीं ना कहीं सुअर बोलते हैं, वो शुकरशाला में रहते हैं सुअर। अस्तबल में कौन रहता है, घोड़ा। पेड़ की कोटर में कौन रहता है, तो कंगारू। जाल में कौन रहती है, तो मकड़ी। दड़वा या मुर्गी खाना, ये जैसे कि ये देखो मुर्गी दड़वा लिखा है यहाँ पर, ठीक, तो ये दड़वा या मुर्गी खाने में रहती है मुर्गी। छत्ते, जो छत्ता होता है उसमें मधुमक्खी, बर्र और ततैया, यानी कि जो ये तीनों चीजें जो है वो किस में रहती है, छत्ते में। ठीक है, ये आपके सामने जैसे गाय है वो कहां पर रहती है, गौशाला में रहती है। कुक्करशाला में कौन रहता है, कुत्ता रहता है। बाकी इसको एक और हमने नाम दिया है, केनल नाम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है, सीमेंट काम नहीं आती, कि लोहा काम नहीं आता, कि पत्थर, की स्कूटर। ये तो ऐसा प्रश्न है कि हर कोई बच्चे से छोटा बच्चे से भी यदि पूछे तो वो लग बता देगा, क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल होता है, पत्थर का होता है, लेकिन भैया किसका इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पर इस्तेमाल स्कूटर का नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, स्कूटर। क्योंकि स्कूटर का उपयोग कहां से कैसे करेंगे, स्कूटर तो एक परिवहन में काम आने वाला साधन है, परिवहन में काम आने वाला साधन है। ठीक है, अब यहाँ पर आवास निर्माण है तो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में ईंट है, बर्फ, तंबू, चूना, सीमेंट, लोहा, पत्थर। आप कहेंगे सर बर्फ कहाँ पर, जैसे इग्लू, ये बर्फ का ही बना होता है। पत्थर, बांस, बल्ली, गोबर, पानी, पट्टियां, लोहे के तार, लकड़ी, ये सारी की सारी चीजें जो है किसमें काम आती है, ये आवास के निर्माण हेतु काम आती है। कश्मीरी चोगा कहलाता है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्रश्न है कि कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, फिरन कहलाता है, अंगरखी कहलाता है, भुगतरी कहलाता है, अचकन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया कश्मीरी चोगा कहलाता है क्या, फिरन। अभी फिरन क्या है, ये तो कश्मीर में पहने जाने वाला ढीला ढाला सा एक वस्त्र होता है जिसे फिरन कहते हैं। जैसे ये पर लिखा है फिरन, ये पुरुष एवं महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोगे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र होता है, जो कि कहां पर पहना जाता है, जम्मू कश्मीर में पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, डॉग फिश, किसके बारे में बात की थी, ये डॉग फिश के बारे में पूछा जा रहा है कि डॉग फिश कहां पर रहती है, नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में। तो यहां पर यदि अपन बात करें कुत्ता मछली का जो आवास होता है वो कहां पर होता है भैया, समुद्र में होता है। ठीक, थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है अभी हमने। नदी से संबंधित आप लोगों को एक प्रश्न पता होना चाहिए कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी है। वहीं गंगा नदी के अलावा जैसे आरटीटी है, राजस्थान का पेपर है, तो इसलिए आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। ये क्या करती है, आप माही नदी की महानदी बताइए जल्दी, माही नदी ये कहां से निकलती है, तो ये धार से निकलती है, और धार से निकलने के बाद राजस्थान में, कहां की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान। तो राजस्थान में कहां पर, तो राजस्थान के बांसवाड़ा में, राजस्थान के कहां पर, ये बांसवाड़ा में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बांसवाड़ा में कौन सी रेखा को, कर्क रेखा, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, ये 2 बार काटती है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री की रेखा होती है, ये तो कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री की रेखा है। ये कितने डिग्री की, 23.5 डिग्री की। उत्तर में है, दक्षिण में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें
फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो भैया ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिकना और साफ बनाने के लिए। और सही बात है, गांव में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों को लीपा भी जाता है, पोता भी जाता है। उसका एक ही रीजन होता है, उसको चिकना और क्या बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। जो लेह लद्दाख अभी हमने बात की है, लेह लद्दाख की क्या, कि लद्दाख आप लोगों का एक क्या है, हम सभी लोगों का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है, लेह है। और यहीं पर यदि अपने बात करें तो अभी इसमें एक चीज जानी थी कि यहाँ पर एक जनजाति जो निवास करती है, उस जनजाति का नाम क्या है, चांगपा जनजाति है। वहीं लद्दाख की यदि बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहीं पर लद्दाख में एक दर्रा है जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है खारदुंगला। कौन सा दर्रा है, खारदुंगला दर्रा। कहां पर है, तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में ही है। वहीं लद्दाख की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को एक चीज ये भी पता होना चाहिए, इसी को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। कैसा मरुस्थल कहा जाता है, सफेद मरुस्थल। सर सफेद मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो क्षेत्र है वो बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए इसको सफेद मरुस्थल कहते हैं। ठीक, यहाँ की वनस्पति के रूप में देखा जाए, यहाँ पे जो वनस्पति होती है, वनस्पति जो है वो चीड़, आबरूस, आबनू जैसे जो वृक्ष होते हैं इसके रूप में पाए जाते हैं। या फिर हम यूं करें कि यहाँ की जो वनस्पति होती है, उन वनस्पतियों की जो आकृति होती है वो शंक्वाकार होती है, ताकि जब भी बर्फबारी होती है तो बर्फबारी होने के कारण जो है बर्फ उनके नीचे चली जाए, उनके पत्तियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करें। अब इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, और एक है लकड़ी के फर्श। बताइए इनमें से कौन सा कूट आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इनके बारे में पढ़ा था, यदि आप लोगों को यदि याद रहो तो भैया। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का खूबसूरत सा उत्तर होगा भैया बी वाला, 1 2 4। कौन सा होगा, 1 2 4। मतलब पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है। दूसरा, निचली छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। चौथा, इनमें लकड़ी के फर्श होते हैं। यहाँ पर पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें नहीं होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है ये नहीं आएगा इसमें। अगला प्रश्न, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है। तो वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए यानी कि वस्त्र को साफ कर लिया जाता है, उसके बाद उसको आकर्षक बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, नींबू के रस का, नील का, सिरके का, कलफ का। तो बताइए इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया। तो इसके लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है कलफ। क्या है ये, कलफ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कलफ क्या है। तो कलफ, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, कलफ एक प्रकार से यदि देखा जाए तो कपड़ों को साफ करने के लिए या उनमें चमक लाने के लिए एक जो चावल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, चावल। ठीक, चावल हो गया, वहीं यदि देखा जाए तो मैदा हो गया। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो अखरोट हो गया। इन चीजों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, एक सामग्री होती है जिसे बोला जाता है कलफ। और कपड़ों को साफ करने के बाद कलफ में उनको डाला जाता है और उसके बाद इनको सुखाया जाता है, ताकि कपड़े में क्या आ जाए भी है, तो कपड़े में कड़ापन आ जाए, जिससे वो और आकर्षक दिखे, इसलिए उस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चावल, अखरोट आदि को बनाकर बनाई गई लेप, लेई। ठीक है, ये अरारोट नहीं, ये अखरोट है ना, अखरोट। चलिए अगला प्रश्न है, सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। बताइए, सफेद रंग के पहनना चाहिए, हल्के नीले रंग के, गहरे रंग के, हल्के गुलाबी रंग के। तो सर्दी के दौरान हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जिन वस्त्रों को पहनना चाहिए वो कौन से वस्त्र, गहरे रंग के। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि हम बात करें, काला यदि कपड़ा हमने पहना है, ब्लैक कलर का यदि पहना है, तो ये क्या करता क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अवशोषण। और कहीं ना कहीं गर्मी के दिनों, सर्दी के दिनों में हमारे शरीर की उष्मा बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं काला या गहरे रंग के कपड़े जो है ये हमारी गर्मी को मेंटेन करके रखते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा अवशोषण जो करता है वो कौन सा रंग करता है, ये प्रकाश का अवशोषण काला रंग ही करता है। ठीक है, इसलिए हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सब गहरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। चलिए, और विंटर में यदि देखा जाए ना कि सर्दियों में कौन कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें
सर्दी के दौरान जिन कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उन कपड़ों के कुछ नाम हैं, जैसे हाथ में पहने जाने वाले को दस्ताने बोलते हैं, वहीं गले में इस तरह से पहने जाने वाला एक जो तौलिया होता है उसे गुलबंद कहते हैं, वहीं कान में पहने जाने वाली ऐसा जो कपड़ा होता है जिससे हम कनटोपी कहते हैं, वहीं यदि देखा जाए तो ऊनी मोजे, गर्म कपड़े, जैकेट, वी स्वेटर, ये जो इस टाइप से है इसे गर्म कमीज, शॉल, ठीक, यह है ऊनी टोपी, यह है ऊनी जर्सी, उसके बाद यह है कोट और उसके बाद है यह गर्म बनियान। इन सारी चीजों का इस्तेमाल हमें गर्मी सर्दी के दौरान करनी चाहिए ताकि ये ठंड से बचा जा सके, ठंड से राहत मिल सके। टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि है, बताइए टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है। टेरी वूल मतलब एक तरीके से टेरी काट होता है, यह है ना टेरी काट, तो इसको धोने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। ड्राई क्लीनिंग कराना, हाथ से साबुन से धोना, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना, उक्त सभी। बताइए इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा। इस खूबसूरत से प्रश्न का आ जाएगा वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना। क्या जाएगा, वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोना, ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि कौन सी है, तो इसके लिए वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर से धोने वाली एक सबसे उपयुक्त विधि है बच्चों। ठीक, एक चीज आप लोगों को यदि पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न आता है इसको लेकर भी, कि जो कपड़े होते हैं, अभी यहाँ पर जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, कपड़ों की। तो कपड़ों को सुखाने के बाद कभी कभी क्या आता है, हम कपड़ों को धो लेते हैं, जैसे धोने के बाद कभी कभी क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर, ये इंक कहाँ गई, हाँ, हमारे कपड़ों के ऊपर चाय का दाग लग जाता है। तो चाय के दाग को यदि तुरंत साफ कर लिया जाए, जब तक वो गीला है तो तुरंत साफ कर लिया जाए तो निकल जाएगा, लेकिन यदि चाय के दाग को हम यदि बाद में साफ करते हैं भैया, तो बाद में करते हैं तो ये नहीं निकलता है। ठीक, तो वस्त्र पर चाय के लगे हुए दाग इनको निकाला जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बाद में इसको हटाने के लिए ध्यान रखना सुहागा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, सुहागा, या फिर इसी की जगह गिलसरीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में ये आता है कि यदि हमारे कपड़ों के ऊपर कोई दाग धब्बा लग जाता है तो उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सुहागा या फिर गिलसरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। गर्म सूट जैसे पैंट कोट, वहीं गेट किनारी, गोटा किनारी के काई मुक्त महंगी साड़ियां आदि के धोने की सर्वोत्तम विधि है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। साबुन से धोना, वहीं यदि देखा जाए तो ड्राई क्लीन करवाना, डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाकर उसमें डालना, वॉशिंग मशीन में इजी से धोना। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साबुन से धोना, ड्राई क्लीन करवाना, डिटर्जेंट पाउडर से धोना, तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि है भैया ड्राई क्लीन करवाना। क्या है, ड्राई क्लीन। तो कभी कभी होता क्या है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं पानी से नहीं धोया जाता है, पानी से नहीं धोए, उनको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिन कपड़ों को धोने के लिए, उसके लिए क्या करवाना होता है, इनके लिए ड्राई क्लीन करवाना अति आवश्यक होता है। ठीक, चलिए जो महंगी वगैरह साड़ी होती है उनमें पानी का यूज नहीं किया जाता है, उनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक साड़ी फेमस है जो कि आप लोगों को पता होगा कि बनारस में बनने वाली एक साड़ी होती है बनारसी साड़ी। ठीक, बनारसी, ये भी कहाँ की साड़ी की बात हो रही है, वही महेश्वर में बनने वाली एक साड़ी जो कि फेमस है महेश्वरी। ये महेश्वरी साड़ी कहाँ की फेमस है, ये महेश्वरी साड़ी फेमस है महेश्वर की। सर महेश्वर कहाँ पर पड़ता है, तो महेश्वर पड़ता है खरगोन में। महेश्वर कहाँ पर पड़ता है, ये खरगोन जिले में। सर खरगोन कहाँ पर पड़ता है, तो खरगोन पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगला है ऊनी वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े ना लगे। जो अभी सर्दी चल रही है उस सर्दी के दौरान जो हम ऊनी कपड़े पहन रहे हैं उनमें गर्मियों के दिनों में क्या ना लगे, कीड़े ना लगे। ठीक, तो कीड़े ना लगे अतः उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनमें किस पदार्थ की गोलियां रखी जाती है, तो उनमें पारद की गोली, नमक की गोली, नेप्थालीन की गोली या उक्त सभी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उन्हें सही रखने के लिए नेप्थालीन की गोली का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, नेप्थालीन की, ताकि उनमें कीड़े ना लगे। ट्यूपिक क्या है, भील जाति के बांस व खपरेल से बने आवास। पहला ऑप्शन खिरगिज जाति के घासनुमा आवास, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू, टुंड्रा लोगों के बर्फ के घर। तो बताइए ट्यूपिक क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी हमने। तो ट्यूपिक जो है वो एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ट्यूपिक क्या होते हैं, एस्किमो जाति के, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने हुए तंबू होते हैं। कौन, ट्यूपिक। बाकी इसकी डिटेल मैंने आप लोगों को पहले दे भी दी है।
ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है, तो ताना बाना शब्द प्रयुक्त होता है हथकरघा उद्योग में, पावरलूम उद्योग में, एवं बी दोनों में, सीमेंट उद्योग में। तो ताना व बाना शब्द का प्रयोग होता है एवं बी दोनों में प्रयोग होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए ताना बाना। ठीक है, वहीं ताना बाना जैसे एक संगीत से जैसा लगता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं संगीत के बारे में कि जो संगीत का जनक, किसका जनक, संगीत का जो जनक है वो किस वेद को कहा जाता है, तो संगीत का जो जनक कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सामवेद, क्योंकि सामवेद में सारी की सारी जो चर्चाएं दी गई सारेगामापा के बारे में जो बताया गया है वो सामवेद में ही बताया गया है। ठीक है, चलिए, वहीं आप लोगों को पता होगा कोकिला स्वर किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मंगेशकर है ना। फलक किन किन से तैयार किया जा सकता है, फलक चावल से, मैदा से, गोंद से, उक्त सभी से। ये फलक नहीं है भाई, इसे यदि देखा जाए तो एक कलफ है, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फलक नहीं होता है, ये होता है कलफ। ये क्या होता है, कलफ होता है। और कलफ जो है वो देखा जाए तो ये कपड़ों को जो है आप लोगों को बताया था अभी कि कपड़ों के अंतर्गत क्या लाने के लिए, कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए, को आकर्षक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आकर्षक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किससे तैयार होता है, चावल से, मैदे से, गोंद से। तो इसके लिए आ जाएगा आपका उक्त सभी, किया जाएगा उक्त सभी, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, ऊनी वस्त्र का रेशा होता है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनका रेशा किससे बना होता है, तो ये वसायुक्त व कोमल होता है, वहीं प्रोटीन युक्त व कोमल होता है, वसायुक्त व कठोर होता है, प्रोटीन युक्त व कठोर होता है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होता होगा। तो ऊनी वस्त्र जो होता है वो प्रोटीन से युक्त होता है और कोमल होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं यदि हम बात करें ऊन के बारे में कि ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ऊन के लिए आप लोगों को पता है जैसे कि भेड़ की यदि अपन बात करें भेड़ से प्राप्त किया जाता है, वहीं यदि अपन बात करें बकरी से प्राप्त किया जाता है, वहीं जैसे कि यदि देखा जाए तो जो खरगोश वगैरह है उनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये वो जानवर है जिनसे कि कहीं ना कहीं क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। और ऊन का इस्तेमाल जो है वो सर्दी के दिनों में गर्म कपड़ों को बनाने में किया जाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना वस्त्र एवं आवास के बारे में और वो सारे प्रश्न भी देखे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।